हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ कोर्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रथम विधि आयोग की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। जो प्रथम विधि आयोग था उसकी जो स्थापना थी उसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है, उसका पर्पस क्या था, और इसके द्वारा विधि के संहिताकरण में किए गए योगदान की भी हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के हिस्ट्री ऑफ कोर्स के पेपर के हिसाब से। शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि प्रथम विधि आयोग का जो उद्देश्य क्या रहा, कि उद्देश्य और विधि के संहिताकरण में योगदान। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग एक एक करके नीचे कि कानून के छात्र के रूप में जो प्रथम विधि आयोग या फर्स्ट लॉ कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं का अध्ययन भारत में आधुनिक विधिक व्यवस्था यानी मॉडर्न लीगल सिस्टम की नींव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोग भारत के कानूनों को व्यवस्थित, सुलभ और समान बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। यानी कि यह आयोग क्या था, तो इसे हम लोग फर्स्ट लॉ कमीशन कहते हैं। यह आयोग भारत के कानूनों को व्यवस्थित, सुलभ और समान बनाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। प्रथम विधि आयोग की स्थापना के उद्देश्य। जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना चार्टर एक्ट 1833 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में शासन के केंद्रीकरण और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यानी प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना थी वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में शासन के केंद्रीकरण और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इस आयोग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे? भारत में कानूनों की अराजकता को समाप्त करना, एंडिंग द लीगल chaos। जो chaos थे यानी भारत में जो कानूनों की अराजकता थी उसको समाप्त करना। कि विधिक कानूनों की समस्या क्या क्या थी? 1833 तक भारत में कई प्रकार के कानून लागू थे। 1833 तक भारत में कई प्रकार के कानून लागू थे और अंग्रेजी कानून या इंग्लिश लॉ यानी प्रेसिडेंसी शहरों जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में ये लागू थे। अंग्रेजी कानून इंग्लिश लॉ कहते हैं। और कंपनी के विनियमन या रेगुलेशंस कहते हैं कि बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों द्वारा अलग अलग बनाए गए थे। फिर नीचे आते हैं कि भारतीय व्यक्तिगत कानून क्या था? पर्सनल लॉ हिंदू और मुस्लिम कानून था। स्थानीय रीति रिवाज देखे तो लोकल कस्टम जो विभिन्न क्षेत्रों में लागू थे। और उद्देश्य इसका यह था कि इन विभिन्न और विरोधाभासी कानूनी स्रोतों के कारण उत्पन्न कानूनी अनिश्चितता या लीगल अनसर्टेनिटी को समाप्त करना और सभी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए समान कानूनों का निर्माण करना, ये इसके उद्देश्य था। ठीक है, प्रथम फर्स्ट लॉ कमीशन का, प्रथम विधि आयोग का। विधि का संहिताकरण करना यानी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कैसे? संहिताकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कि न्यायिक अधिकारियों को अक्सर यह पता लगाने में कठिनाई होती थी कि किसी विशेष मामले में कौन सा कानून लागू होगा। न्यायिक जो अधिकारी थे उस टाइम पे उनको अक्सर ये पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती थी कि किसी विशेष मामले में कौन सा कानून लागू होगा। संहिताकरण का मुख्य उद्देश्य कानून को लिखित, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना था। संहिताकरण का जो मुख्य उद्देश्य था वो कानून को लिखित, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना था ताकि हर व्यक्ति और न्यायाधीश इसे आसानी से समझ सके। ये इसका उद्देश्य था। फिर उद्देश्य दूसरा देखते हैं कि विभिन्न विषयों जैसे अपराध, अनुबंध, प्रक्रिया पर समान और सुसंगत, यूनिफॉर्म और कोहेरेंट कानून संहिताएं, कोड्स तैयार करना। फिर तीसरा देखते हैं कि न्याय प्रशासन को सुव्यवस्थित करना यानी स्ट्रीमलिंग जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी अदालती व्यवस्था में सुधार। उस समय न्यायपालिका की व्यवस्था जटिल थी। उस समय क्या थी? न्यायपालिका की व्यवस्था जटिल थी। उद्देश्य इसका क्या रहा? कि न्याय की प्रक्रिया को सरल, तेज और कम खर्चीला बनाना। उद्देश्य इसका यह था कि न्याय की प्रक्रिया को सरल भी बना दे, तेज कर दे और कम खर्चीला भी बनाए। आयोग को न्यायिक अदालतों और पुलिस संस्थानों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र की जांच करने और सुधार का सुझाव देने का भी क्या करा गया था? कार्य सौंपा गया था। फिर देखते हैं इसमें विधायी सर्वोच्चता स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग लेजिस्लेटिव सुपरमेसी। तो चार्टर एक्ट जो 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति से हम एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी कि कानून आप बना सकते हो। ठीक है, उद्देश्य इसका यह था कि विधि आयोग को इस नई केंद्रीकृत विधायी शक्ति को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए आधारभूत सामग्री और मसौदे जिसे हम ड्राफ्ट तैयार करने का काम सौंपा गया ताकि पूरे भारत में समान रूप से लागू होने वाले कानून बनाए जा सके। यह इसका उद्देश्य था। प्रथम विधि आयोग का गठन कैसे हुआ था? कि स्थापना की वर्ष इसकी 1834 और चार्टर 1833 के अंतर्गत आया था। ठीक है, अध्यक्ष इसके थे लॉर्ड मैकाले और जो भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के प्रथम विधि सदस्य या लॉ मेंबर्स थे। सदस्य देखें, 3 अन्य ब्रिटिश विशेषज्ञ थे जो कि थे मैक्लेओड, फिर एंडरसन और फिर थे मिलेटस कह दो या मिलेट कह दो, जो भी कह दो। तो ये इनके 3 और ब्रिटिश सदस्य लॉर्ड मैकाले के अलावा प्रथम विधि आयोग के अंतर्गत जो 1834 में स्थापित हुई थी। ठीक है,
प्रथम विधि आयोग द्वारा विधि के संहिताकरण में योगदान देखते हैं कि प्रथम विधि आयोग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत में आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रक्रिया कानून, सिविल प्रोसीजर लॉ की संहिताबद्ध नींव रखना था। फिर देखते हैं, यद्यपि आयोग का कार्यकाल जो था वो 1834 से 1845 तक ही था। इसके द्वारा तैयार किए गए मसौदों ने बाद के दशकों में भारत की कानूनी व्यवस्था को आकार दिया। भारतीय दंड संहिता का मसौदा देखें या ड्राफ्टिंग द इंडियन पीनल कोड आईपीसी देखें तो यह आयोग का सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान है। कार्य देखें इसका तो आयोग ने भारत के लिए एक व्यापक आपराधिक कानून की संहिता का मसौदा तैयार करने का काम शुरू कर दिया। फिर सिद्धांत देखें तो लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में आयोग ने अंग्रेजी कानून, नेपोलियन कोड और लुइसियाना जो कोड के सिद्धांत का अध्ययन किया और भारतीय सामाजिक संदर्भ के अनुरूप उन्हें ढाल दिया। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में क्या हुआ, आयोग ने अंग्रेजी कानून, नेपोलियनिक कोड जो उसमें बनाया गया था, ठीक है, और नेपोलियन के राज के टाइम उसने नेपोलियन कोड बनाया था। लुइसियाना जो एक लुई ने, राजा लुई जो थे, ठीक है, उनके अनुसार जो कोडिफिकेशन करा गया था, उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया लॉर्ड मैकाले ने और उसी के अनुसार उन सब में से लेके भारतीय सामाजिक संदर्भ के अनुरूप में उन्हें ढाल दिया। उत्पाद यह था कि आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का पहला मसौदा प्रस्तुत किया, ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। फिर विरासत, यह मसौदा आगे के संशोधनों के बाद, यह मसौदा जो था आगे के संशोधनों के बाद 1860 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 के अनुरूप में अधिनियमित किया गया। कानूनी महत्व इसका था कि आईपीसी 1860 के अंतर्गत भारत का पहला व्यापक और सफल संहिताबद्ध कानून था। इसने भारत में आपराधिक न्याय के लिए कानून की निश्चितता यानी सर्टेनिटी ऑफ लॉ और समानता यानी यूनिफॉर्मिटी के सिद्धांत को स्थापित किए। यह संहिता अपने मूल रूप से आज भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य देशों में लागू है, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, देखेंगे कि फौजदारी प्रक्रिया संहिता का मसौदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता का मसौदा देखें तो ड्राफ्टिंग द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। कार्य इसका यह है कि आईपीसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रियात्मक कानून यानी प्रोसीजरल लॉ की आवश्यकता थी। आयोग ने आपराधिक मुकदमों की जांच, सुनवाई और अपील की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया। विरासत क्या रही कि आयोग द्वारा तैयार किए गए मसौदों और सुझावों के आधार पर 1861 में फौजदारी प्रक्रिया संहिता जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 को अधिनियमित किया गया। और कानूनी महत्व देखें तो सीआरपीसी ने पुलिस, मजिस्ट्रेटों और अदालतों द्वारा आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर प्रदान की, जिससे पुराने और क्षेत्रीय नियमों की अराजकता क्या हुई, समाप्त हुई। ये इसके अंतर्गत था, ठीक है पूरा। फिर नीचे भैया चलते हैं धीरे 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 धीरे। सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता का मसौदा देखें, ड्राफ्टिंग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी। कार्य इसका है कि आयोग ने दीवानी मामलों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसकी विरासत क्या रहेगी कि आयोग द्वारा रखे गए आधार पर बाद में सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का विकास हुआ, जिसे अंततः 1859 में अधिनियमित किया गया। कानूनी महत्व देखें तो सीपीसी 1859 ने दीवानी मुकदमों की शुरुआत, मतलब सीपीसी 1859 में बनी थी ना, उसने क्या कहा, दीवानी मुकदमों की शुरुआत, सुनवाई और निर्णय के लिए एक कल समान प्रक्रिया स्थापित की, जिससे विभिन्न प्रेसिडेंसियों में चल रहे परस्पर विरोधी सिविल प्रक्रिया नियमों की समाप्ति हुई। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड होता है, ठीक है, जो सिविल के मामले होते हैं। आईपीसी इंडियन को पीनल कोड है, ठीक है, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, ये भी बने थे, इसी के अंतर्गत बने थे, ठीक है। और फिर एविडेंस लॉ का आधार, एविडेंस लॉ का आधार कैसे रहा कि आयोग ने साक्ष्य कानून लॉ ऑफ एविडेंस के संहिताकरण के लिए भी काम किया। हालांकि आयोग अपने कार्यकाल में अंतिम मसौदा तैयार नहीं कर सका। उसके विस्तृत विचार विमर्श और रिपोर्टों के बाद में सर जेम्स स्टीफन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री और वैचारिक ढांचा प्रदान किया था। किसने करा था? सर जेम्स स्टीफन को करा था, ठीक है। ये सब बहुत बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे तो भाई बहस करने में बहुत मजा आता है इन चीजों पे, ठीक है। फिर आलोचनात्मक विश्लेषण देखो कि प्रथम विधि आयोग की उपलब्धियां निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनका जो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना भी क्या था, आवश्यक है। तो साथ ही साथ नीचे देखेंगे कि पहलू इसके क्या रहेंगे, विवेचना क्या रहेगी, आलोचनात्मक टिप्पणियां क्या रहेंगी, कि सफलता का पैमाना जो आयोग ने भारत को दुनिया के कुछ बेहतरीन और सबसे सुसंगत कानूनी संहिताओं के अंतर्गत दिया था। फिर आईपीसी को
बनाने में जल्दी की गई, जिससे यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक संरचना के कुछ पहलुओं को पूरी तरह से शामिल नहीं कर सका और कुछ स्थानों पर अंग्रेजी कानून का प्रभाव रहा। ठीक है। फिर प्रशासनिक प्रभाव क्या रहा कि इसने न्याय प्रशासन के लिए क्या करा क्या न्याय प्रशासन के लिए एक समान केंद्रीकृत और कुशल ढांचा प्रदान किया। संहिता करने न्यायपालिका की लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर दिया। न्यायाधीशों को अब संहिताओं के कठोर दायरे में ही काम करना था, जिससे न्याय, साम्य और सद्विवेक समझ जेईजीसी के सिद्धांतों के प्रयोग की गुंजाइश कम हो गई थी। ठीक है। फिर कानून के स्रोत क्या क्या रहेगा कि इसने कानून के अवशिष्ट स्रोतों जैसे स्थानीय रीति रिवाज पर निर्भरता को कम किया और संहिताएं मुख्य रूप से पश्चिमी कानूनी विचारों पर आधारित थी। हालांकि मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले था, उसने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखने का दावा किया, पर संहिताएं औपनिवेशिक प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक थी। ठीक है। फिर स्थायित्व इसका देख लो कि संहिताओं आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की असाधारण दीर्घायु लॉन्गेविटी साबित हुई। संहिताओं की कठोरता के कारण बदलते सामाजिक मूल्यों, आधुनिक आधुनिक कानूनी सिद्धांतों जैसे मानवाधिकार को समायोजित करने के लिए उन्हें बाद में व्यापक संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। वैसे अभी के टाइम पे व्यापक संशोधन करे गए हैं भी सब कुछ, जो तीनों जो सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस लॉ, ये सब लगभग इनमें बदलाव करा गया। सीपीसी में नहीं करा गया, सिविल प्रोसीजर कोड में, कि सीआरपीसी और आईपीसी और इंडियन एविडेंस लॉ में करा गया। ठीक है। संक्षेप में प्रथम विधि आयोग ने भारत में विधि शासन या रूल ऑफ लॉ के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए आवश्यक लिखित, निश्चित और समान कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसका योगदान आज भी भारत की कानूनी व्यवस्था की संरचनात्मक और क्रियात्मक रीढ़ क्या हुआ है, बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है, जिससे हम लोग को पता लगता है कि प्रथम विधि आयोग में आईपीसी किसने बनाई, सीआरपीसी कैसे बनाई, कैसे कोडिफाइड हुए लॉ। ये सब चीजें पढ़ो तो बड़ा मजा आता है जब आप फैक्ट्स पे बहस करते हो, चीजों को समझते हो, यहाँ की इनकी नींव क्या आती है, चीजों को आप जड़ तक जाते हो। जब जड़ तक जाते हो देन आप बहस कर सकते हो। ठीक है। तो यही मेन एक बात होती है। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड एक दो वीडियो को देखना, अपना दिमाग लगाना और समझ में आ जाएगा। ऐसी वीडियो आते रहेंगे आपकी हिस्ट्री ऑफ कोर्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।